ये बीपीएससी पूछे के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो मूल कर्तव्य क्या है, भारत 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों के नाम से जाना जाता है। तो मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों के नाम जाना जाता है मौलिक कर्तव्य को। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य इन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य का। भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। जिस समिति की सिफारिशें पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लागू मूल कर्तव्य जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया 51 का क को। ठीक है, अब देखिए 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 6 से 14 साल की आयु के बालकों को मुख्य शिक्षा के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों। अब देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य की सूची में 51 के क में मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक यह कर्तव्य है कि क्या है, 11 को टोटल है। तो 1 नंबर में क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ख में क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। 3 में क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अछूषण रखें। घ में क्या है, 4 में देश की रक्षा करें, आह्वान किए जगह राष्ट्रों की सेवा करें। और में क्या है, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब देखिए 6 में क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। अब देखिए 7 में क्या है, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, और प्राणी मात्र प्रति दयाभाव रखें। अब देखिए 8 में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानवाद और सुधार की भावना का विकास करें। 10 में क्या है, मतलब 9 में क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 में क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। अब देखिए 11 में क्या है, यदि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष के आयु तक के वाले बच्चे अपने यथावती बालक और प्रतिवस्था के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। अब चलिए नया टॉपिक शुरू करें हम लोग, राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति आते हैं हम लोग। तो जिस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति संबंधित है, अनुच्छेद 52 के तहत, जिस अनुच्छेद में कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, तो अनुच्छेद 53 में। जिस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन में भाग लेने का प्रावधान किया गया है, तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का प्रस्ताव करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, तो 50 सदस्यों की। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु जमानत राशि तो 15,000 रुपये। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष
होता है तो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए बिहार एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन से सम्मिलित होते हैं? तो कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव लड़ हो सकता है? तो कितनी बार भी। ठीक है, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, जितना बार। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, उस विवाद को सौंपा जाएगा तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तब। अब देखिए, भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों सेना का प्रमुख होता है भारत के राष्ट्रपति। संघ की कार्यकाली शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उल्लेख है भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। तो अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद को ग्रहण करेंगे तो 5 वर्ष के लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संसद के 17वें के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित होती है तो राष्ट्रपति में। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है तो पुनर्निर्वाचन के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। तो निम्नलिखित में से भारत का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है तो पुनर्निर्वाचन के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है तो राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को उसके सामान्य सेवाकाल के पूर्ण होने से पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों की सहमति से। ठीक है, अब देखिए संसद दोनों सदनों से सहमति हो गया। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति और कार्यकाल। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पर बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन 3 नंबर पे। चौथा में बने बीबी गिरी, फखरुद्दीन अहमद बने 5 पर, नीलम संजीव रेड्डी 6। ठीक है, ज्ञान जेल सिंह 7वां, आर वेंकटरमन 8वां, शंकर दयाल शर्मा 9वां, डॉक्टर के.आर. नारायण 10वां, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और 11वां डॉक्टर प्रतिभा देव सिंह पाटिल। तो 12वां प्रणब मुखर्जी 13वां, रामनाथ कोविंद 14वां और 15वां श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, बिहार एसआई में देखिए सीरीज पूछा गया था। ठीक है, सीरीज पूछा गया था। ठीक है, इस सीरीज में ये सीरीज में पूछा था। ठीक है, लाइन से कौन कौन राष्ट्रपति बने थे। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद का शासनकाल 1950 से लेकर 1962 तक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शासनकाल 62 से 67 तक, जाकिर हुसैन का शासनकाल 67 से 69 तक, बीबी गिरी का शासनकाल 69 से लेकर 1924 तक, फखरुद्दीन अली अहमद का शासनकाल 1974 से लेकर 1977 तक, नीलम संजीव रेड्डी का शासनकाल 1977 से लेकर 1982 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद ही राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होता है, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी के बाद से सभी लोगों ने क्या किया? अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी भी किए थे नहीं उनके बाद, लेकिन सभी लोग कर रहा है, इसलिए क्या हुआ 25 जुलाई राष्ट्रपति शपथ ग्रहण रख दिया गया। UPSC का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक,
शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक, के आर नारायण 97 से लेकर 2002, APJ अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2007, रामनाथ कोविंद 2017 से लेकर 2022, द्रौपदी मुर्मू 2022 से अभी तक चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति आते हैं। संविधान के जिस अनुच्छेद के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध है अनुच्छेद 63 में, जिस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का स्वयं पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? 788। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 788। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यह कथन असत्य है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यह कथन असत्य है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक तो 12वां। मोहम्मद हामिद अंसारी का उपराष्ट्रपति के रूप में कितना क्रमांक है? 12वां नंबर का है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति का शासनकाल कर्म। ठीक है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन 52 से लेकर 62 तक उपराष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए 52 से 57 पहले, अभी 57 से लेकर 62 तक दूसरा बार। अब जाकिर हुसैन दूसरे बार बने तो 1962 से लेकर 1967 तक। बीबी गिरी 1967 से लेकर 1969 तक बीबी गिरी। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक। BD जत्ती 1974 से लेकर 1979 तक। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह 1979 से लेकर 1984 तक। R वेंकटरमन 1984 से 1987 तक। अब देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक। KR नारायण 1992 से लेकर 1997 तक। श्रीकांत तो 1997 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेकर 2007 तक। हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक। कर्मानुसार प्रथम कार्यकाल 2007 से 12 तक। द्वितीय कार्यकाल 12 से 17 तक। वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक। जगदीप धनखड़, ठीक है, 11 अगस्त 2022 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक। CP राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 में। अब देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 75 का 1 में कहा गया है। भारत का प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो अनुच्छेद 78 के तहत। केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 74 में। अब देखिए भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, वह अनुच्छेद 352 है। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह है तो अनुच्छेद 352 में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री सामयिक रूप से उत्तरदायी होता है तो केवल लोकसभा के प्रति। भारत के राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है तो विधायिका। भारत के राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है तो विधायिका। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन थे? मंत्रिमंडल सचिव।
केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। ठीक है, अब देखिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत तो 15% कम होना चाहिए प्रतिशत, तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है अभी। ठीक है, तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति और कार्यान्वयन से। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन होता है जी? प्रधानमंत्री। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1927 से लेकर 27 मई 1964 तक, गुलजारीलाल नंदा 1964 से लेकर 1964 तक। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1954 से लेकर 1964 से लेकर 1966 तक, गुलजारीलाल नंदा 1966 से 1966 तक। ठीक है, इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 जुलाई 1970 तक, मोरारजी देसाई 23 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। तो 14 में क्या है? महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 76 का 1 में। 76 का 1 में भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी। क्या है? एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। कौन देता है? एडवोकेट जनरल। देखिए 15 में क्या है? 15 में संसद है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है 1971 की जनगणना पर। अब देखिए लोकसभा के राजवीर सीटों के आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 के पश्चात पहली जनगणना के आंकड़े के प्रकाशित होने तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को इस वर्ष तक रोक दिया जाता है, 2026 तक। कब तक रोक किया गया है? 2026 तक। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुसूचित जातियों का, ठीक है, तो एससी के लिए अनुच्छेद 330 में। अब देखिए लोकसभा में कितना है जी? इतना है। अब देखिए लोकसभा के आंगल भारतीय समुदाय सदस्य में मोहित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। अब देखिए लोकसभा के आंगल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान को 25 जनवरी 2020 के बाद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब देखिए लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार।
यह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। 9वीं लोकसभा भंग की गई मार्च 1991 में। 9वीं लोकसभा भंग की गई तो मार्च 1991 में, और लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। अब देखिए, ये तो जहाँ तक लोकसभा का प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है? ठीक है, तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र दूसरे पर है और पश्चिम बंगाल तीसरे पर है। भारत की 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुई थी फरवरी 1998 में। फरवरी 1998 में। लोकसभा के नेता कौन है? प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा नामित कोई मंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य। अधिकतम कितने? 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व इस आधार पर दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान चौथी अनुसूची नियमित आवंटित उपबंधों के अनुसार। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं करते। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपयुक्त में से किसी को भी नहीं है। ठीक है, राज्यसभा भंग कभी नहीं होता है, लोकसभा भंग हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। ठीक, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा के चेयरमैन है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकारी अंतर 6 महीने का होना चाहिए। कितना? अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। ठीक है, एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह संसद में लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता तो। ठीक है, 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे तो उसको क्या करेंगे? रिक्त सीट घोषित कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। अनुच्छेद 113 संबंधित है संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद 113 से संबंधित है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगना, समाप्त करना, उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन, भारत की संचयी निधि में धन का विनियोग करना, भारत की संचयी निधि से खर्च का विवरण देना। अब देखिए, धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक कितना आर्टिकल में आता है? तो 110 में आता है धन विधेयक। अब देखिए, निम्न में से सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गड़बड़ है। लेखानुदान बना है तब बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है सदन या लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, लोकसभा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है सदन या लोकसभा के स्पीकर को। यह संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम और विनियम बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है। अधीनस्थ विधान पर समिति। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है भारत के संसद द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित सदस्यों को चुनता है तो 12। अब देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य। लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षण में आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के।
लोकसभा विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए इस विधेयक की मांग की गई है। संविधान, ठीक है, 126वां संशोधन विधेयक 2019। भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति भारतीय संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति दे सकता है? अनुच्छेद 120। ठीक है। नए संसद भवन को सांसदों के लिए कुल सीटें की संख्या कितनी है? 1272। अब देखिए, नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुल सीटें कितनी है जी? 1272 है। राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है। एक नई अखिल भारतीय सेवा निर्माण के लिए भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा। अब देखिए, राज्यसभा के सदस्य संख्या, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कितना संख्या है? 11 को, असम में 7 गो, छत्तीसगढ़ में 5 गो, और गुजरात में 11, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6, केरल में 9, महाराष्ट्र में 19, मेघालय में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10, पंजाब में 7, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3, तेलंगाना में 7, अरुणाचल प्रदेश में 1, बिहार में 16, गोवा में, ठीक है, गोवा में 1 हो जाएगा, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1, राजस्थान में 10, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 31, पश्चिम बंगाल में 16, लद्दाख में 0। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 को। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950। अब देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 के में किया गया है। संवैधानिक मामलों में अपीलीय अधिकारी का प्रावधान अनुच्छेद 132 में है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 143 में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विधि करने की शक्ति निहित है संसद में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति की संख्या 34 है। टोटल कितना है? एक मुख्य होगा, 33 गो, ठीक है, अन्य सदस्य होंगे, तो टोटल 34 को होते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है ना, प्रधानमंत्री को भी चुनता है राष्ट्रपति, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय कितना जी? 65 वर्ष। निम्न में से कथन सही नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। कौन सही नहीं है? तो ये गड़बड़ है, ठीक है, ये सही नहीं है। अब देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय की राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो संविधान, नियमित कानूनी की उचित प्रक्रिया, ठीक है, परंपरा, संविधान पर, नियमित कानूनी की उचित प्रक्रिया पर, परंपरा पर और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विकल्पानुसार। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानवाधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक और सिविल न्यायालय है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण।
तो क्या है, इंद्रसानी वरना भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। अब देखिए, एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तब भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिमय को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया था? 2017। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 131 के द्वारा। अनुच्छेद 131 के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है तो कोलेजियम प्रणाली अपीलीय अधिकारी क्षेत्र मूल अधिकार क्षेत्र से। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले में संभावित अधिनियस्त के सिद्धांत को अपनाया तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम 5 सदस्य निकाय है। कितना है जी? 5 सदस्य निकाय है, जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, CJI करते हैं, जिसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति डॉक्टर कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। ठीक है, नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो अपने निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, भारतीय न्यायिक विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित कहा था? तो N.V. रमन्ना ने कहा था। क्या बोला था? कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो कौन कहा था? N.V. रमन्ना। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है सिर्फ संसद के द्वारा। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है तो सिर्फ संसद के द्वारा। राज्य विधानमंडल में एवं मंत्रिपरिषद संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 के तहत प्रावधान है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 के तहत प्रावधान है राज्य विधानमंडल का। राज्य विधानमंडल के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत प्रावधान है राज्य विधानमंडल के गठन का। जिन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, 6 राज्यों में है। अब देखिए, विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण प्रावधान अनुच्छेद 332 में है। तो विधानसभा में बोलेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण कितना में है? तो अनुच्छेद 332 में है। संविधान के जिस अनुच्छेद में किसी राज्य में विधान परिषद के सीजन या समापन का प्रावधान है तो अनुच्छेद 169। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का को बनाया विघटन किया जा सकता है ना? तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की रचना को बंद किया गया है अनुच्छेद 171 में। राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु अर्हता का वर्णन अनुच्छेद 173 में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित है तो राज्यपाल। राज्य की विधायिका में क्या है? तो राज्यपाल आता है जी, विधानसभा आता है और विधान परिषद होता है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है तो विधान पालिका परिषद। क्या है जी? विधान पालिका परिषद। भारत के किसी राज्य के विधान परिषद का सीजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है तो राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा।
राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी से नहीं चुने जाते। उद्योगपति क्या है? उद्योगपति। केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार राज्यों में यहाँ विधान परिषद है, तो बिहार में है। ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 170। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय में से इस राज्यों की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की कोई विधायिका नहीं है, तो लद्दाख। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए, तो उपाध्यक्ष को। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रधान है नियुक्ति किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान है कि नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है, तो विधान सभा के प्रति। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत प्रावधान है राज्यपाल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का संबंध वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना। अब देखिए 18 में क्या है? उच्च न्यायालय के एवं अधीनस्थ न्यायालय। भारत के संविधान में उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान किया गया है, तो भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231। अनुच्छेद 214 से 231। ठीक है। भारत के संविधान में उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान किया गया है, भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर 231। ठीक है। अब देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापित करने का प्रावधान कितना है, तो अनुच्छेद 231 में। ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय रहेगा, इसका भी प्रावधान है, तो अनुच्छेद 231 के तहत। भारत के वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 है। संसद किसी राज्य क्षेत्र में अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, तो अनुच्छेद 241 के द्वारा। संसद किसी भी राज्य क्षेत्र में अलग उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, तो अनुच्छेद 241 के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 217 में। ठीक है। कितने में है? अनुच्छेद 217 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का प्रावधान अनुच्छेद 221 में है। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति का अधिकार अनुच्छेद 226 में है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार तो 217 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का प्रावधान है अनुच्छेद 221 में। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति का अधिकार है अनुच्छेद 226 में। उच्च न्यायालय के एक अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है, तो अनुच्छेद 215 में। और उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय है, तो अनुच्छेद 129 में। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, उसको कितने बोलेंगे? अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय। और उच्च न्यायालय बोलेगा तो 215 में, और उच्चतम बोलेगा तो 129 में। अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान संविधान से दिया गया है, भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर 236 तक। अधीनस्थ न्यायालय। अब देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु वकालत में कम से कम अनुभव होना चाहिए, तो 7 वर्ष का। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात, बम्बई उच्च न्यायालयों में से यह एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए तो बम्बई उच्च न्यायालय है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को। किसको? तो राष्ट्रपति को। देखिए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष था का प्रकार था, तो स्वत्वाधिकार मुकदमा। क्या है? बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था का प्रकार था, तो स्वत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। किस उच्च न्यायालय ने पर्यवेक्षण किया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से
तलाक होना गैर कानूनी है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध और वित्त आयोग। अब देखिए केंद्र राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य है। क्या है? तो अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 और 255 के मध्य है। केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 356 से लेकर 263 के मध्य। केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है तो संविधान के भाग 11, ठीक है, और 256 और 263 के मध्य। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान संविधान के भाग 12 के में अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के मध्य। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का संबंध है संविधान की 7वीं अनुसूची से। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत क्या है? तो जीएसटी, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 246 का क के अंतर्गत क्या है? तो जीएसटी, ठीक है। अब देखिए जीएसटी के अनुच्छेद 246 में के अंतर्गत क्या है? जीएसटी है। 246 का क में क्या? जीएसटी है, ठीक है। 246 का क में जीएसटी का प्रावधान जोड़ा गया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में उल्लेखित है संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना, ठीक है। अब देखिए संविधान के 2 अनुच्छेद जो विधायी शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्यों संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार दिया गया था ने प्रतिवेदन जमा किया था? तो 1988 में, ठीक है। क्या है? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसमें केंद्र और राज्यों के संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति अधिकार दिया था अपना प्रतिवेदन जमा किया? तो 1998 में। सरकारी आयोग किसके बीच संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच। कब आया था? तो जमा किया था प्रतिवेदन तो 1998 में, ठीक है, 1988 में। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। 300 सिर्फ मुकदमे कार्यवाही से। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राजकीय आपातकाल 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बड़ा आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर की सलाह पर। प्रायः किस राज्य है ना जी राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा? तो गवर्नर की सलाह पर। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रथम आपातकाल की स्थिति घोषणा 6 महीने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का कितना जी? तो अनुच्छेद 280 में। भारत का संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग लोकपाल महत्वपूर्ण आयोग योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री एम सी सेतलवार। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम सी सेतलवार। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था के अध्यक्ष कौन थे?
तो एम एन वेंकट चलैया। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में से इस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया था, तो बिहार राज्य को। ठीक है। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इस राज्य को केंद्र सरकार का द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया, तो बिहार को। अब देखिए चुनाव आयोग और राजनीतिक दल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम आयु उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356। ठीक है। एक राज्य एक चुनाव को लागू करेंगे तो भारत के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 172 में, अनुच्छेद 356 में। अब देखिए भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट मशीन का संस्करण क्या है? M3 है। कौन सा संस्करण है? M3। भारत के राज्य के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। ठीक है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह दल है जिससे 4 या और अधिक राज्यों की मान्यता प्राप्त है। अब देखिए भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राजनीतिक या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग का है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है।